हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम अपनी वीडियो में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं लिक्विड इन लिक्विड्स के, उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा वेपर प्रेशर क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता दी थी। राउल्ट्स लॉ वगैरह क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसकी मतलब जो एक्सप्रेशन है वो सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो आज हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जब आपने क्या करा है, सॉल्यूशन बनाया है, एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड मतलब दोनों को मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, तो अब वो जो सॉल्यूशन है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो वो फॉलो करेगा और कौन सी नहीं करेगा, वो बेसिकली उसके बारे में बात होगी। ठीक है, देखो, आइडियल सॉल्यूशन मतलब जिसमें पूरी तरीके से एक्यूरेसी है, जो हर चीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, पूरा डिसिप्लिन में है। तो यहाँ पर भी है, जैसे अगर आपने दो लिक्विड का सॉल्यूशन बना दिया, अब अगर वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब उसमें जितने भी आपने दो लिक्विड्स मिलाए, दोनों के दोनों लिक्विड्स राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल का मतलब है जो वेल डिसिप्लिन्ड है। ठीक है, जो हर चीज ओबे करेगा। चलिए, इसके बाद हमारा जो आइडियल सॉल्यूशन है उसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो होती है। ठीक है, यानी कि ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट मतलब रिलीज होती है। इसके अलावा आइडियल सॉल्यूशन में हमारा और क्या होता है, जो मतलब डेल्टा वी है, मतलब वॉल्यूम जो है मिक्स करके वो आपका क्या हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वो अभी मैं सारा डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो बेसिकली आइडियल का मतलब होता है जो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि राउल्ट्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एक्चुअली क्या है, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप लिखूंगी। ठीक है, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है आइडियल सॉल्यूशंस में, ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस। मतलब ये कि आपने जितने भी कंपोनेंट्स लिए हैं, वैसे तो हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि दो कंपोनेंट ये होने वाले हैं, तो दोनों के दोनों कंपोनेंट्स अपने अपने आप में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। मतलब चाहे कोई सी भी कंसंट्रेशन ले लो, कोई सा भी टेम्परेचर ले लो, हर कंडीशन पे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हुए दिखेंगे आपको। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो डिसिप्लिन नहीं होता। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हमारा जो चेंज इन एंथैल्पी है, जब आप सोल्यूट सॉल्वेंट को दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारी जो चेंज इन एंथैल्पी आएगी मिक्सचर की, वो हमारी कितनी होगी? जीरो। मतलब ये कि ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट रिलीज होगी। मतलब ना तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा ना ही एक्सोथर्मिक। ठीक है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या हो जाता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। कि मतलब या तो प्रोसेस में हीट या तो रिलीज हो रही होगी, या तो फिर वो जो हीट है वो मतलब एब्जॉर्ब हो रही होगी। यानी कि प्रोसेस या तो एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब ये ऐसा क्यों होता है, मतलब ये कंडीशन क्यों है, इंटरैक्शन के ऊपर है। मतलब ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, इसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, जैसे आपने एक कंपोनेंट लिया ए, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट लिया बी, तो एक जो ए कंपोनेंट है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरैक्शन है, ठीक है, और बी जो कंपोनेंट है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन है वो सेम है। ठीक है, ये इंटरैक्शन कैसी है? सेम, दोनों की। अच्छा, और क्या नाम है, सेम है। अच्छा, और इसके अलावा जब इन दोनों को मिला देंगे आप, जब इन दोनों को मिला देंगे तो इनके बीच में भी जो इंटरैक्शन हुई वो भी कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली कैसी हो जाएगी? सेम। ठीक है, मैं तीनों को बता देती हूँ कि मतलब जो इसके बीच में इंटरैक्शन है वैसी इंटरैक्शन इनके बीच में है, तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो इंटरैक्शन भी सेम होगी। तो इसीलिए क्या होगा, ना तो हीट इवॉल्व होगी ना ही हीट जो है एब्जॉर्ब होगी। ठीक, लेकिन इस केस में क्या होता है, इंटरैक्शन जो होती है वो, जैसे जो ए मॉलिक्यूल और बी बी मॉलिक्यूल की जो इंटरैक्शन है और ए और बी की जो इंटरैक्शन है वो डिफरेंट होगी। ये जो इंटरैक्शन है इससे और इससे क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो डिफरेंट होने की वजह से या तो हीट मतलब रिलीज हो रही होगी या तो फिर हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है, तो इसलिए इस केस में, नॉन आइडियल के केस में, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, वो नॉट इक्वल टू जीरो मतलब आएगा। तीसरी कंडीशन है यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। ठीक है, और यहाँ पर है डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, मतलब ये कि एक्चुअल में क्या है कि देखो, नॉर्मली सपोज करो ए कंपोनेंट है, आपने 50 ml लिया और बी कंपोनेंट आपने 50 ml लिया। अब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, तो
टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 100 ml, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बीटी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम आपके अकॉर्डिंग, मतलब अगर देखें तो ए और बी दोनों का वॉल्यूम मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ये है थ्योरेटिकल। और फिर एक है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो हमारी फॉर्मूला लगाकर जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करी है, उन दोनों की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कोई चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पर। जितना हमें ऑब्जर्व हुआ है एक्सपेरिमेंटली उतना ही थ्योरेटिकली आएगा, ठीक है। इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, अगर ए कंपोनेंट हमारा 50 ml है, ठीक है, और बी कंपोनेंट हमारा 50 ml है, तो मे बी क्या हो कि 50 प्लस 50 आना तो 100 चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली हमारा 98, ठीक है, ml या ऐसा आया, ठीक है। मतलब दोनों कंडीशन, मतलब कि हमारा जो थियोरेटिकल वैल्यू तो हमारी 100 ml है, ठीक है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ, जो दोनों का एक्चुअल में मिलाया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में, तो या तो जो हमारा वॉल्यूम है नेट, मतलब कि टोटल वॉल्यूम जो है हमारा, या तो वो कम आया है या फिर ज्यादा आएगा। ये कौन सा केस है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में। तो इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो आएगा ही आएगा, ठीक है, जबकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा ये है कि इसमें राउल्स लॉ फॉलो होगा ही होगा। मतलब ये कि जो हमारा क्या था राउल्स लॉ, यही तो था, ये कंडीशन एग्जैक्टली, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी बिल्कुल इक्वल आएगी। मतलब जो हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है, और जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला लगाकर हम जो करेंगे वो दोनों वैल्यू सेम आएंगे, ठीक है। सिमिलरली पीबी, मतलब ये कि जो सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है, उसकी मतलब उसमें भी क्या होगा, इन दोनों का जो मतलब जो फॉर्मूला लगाकर हमारी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, और जो हम ये प्रेशर हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे, एक है ये वैल्यू, आप इस फॉर्मूले को लगाकर निकाल रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। मतलब ये कंडीशन एग्जैक्ट फॉलो होगी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस कंडीशन में, मतलब नॉन आइडियल केस में क्या होगा, पी ए या तो लेस देन आ सकता है, यानी कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू निकालेंगे, और ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व करेंगे, तो वो वैल्यू आपकी हो सकता है इससे कम आ जाए या फिर ज्यादा भी आ जाए, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट के लिए भी यही कंडीशन है, बी है ये, ठीक है। क्लियर, बी है ये, ठीक है। हाँ, तो ये जो है डिफरेंस है आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक टर्म्स जो है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 ये जो 4 पॉइंट्स लिखवाए हैं, पॉइंट्स में करोगे ना तो ज्यादा आपको याद रहेगा और इजी भी रहेगा एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। आप टेबल की फॉर्म में बनाइए। अच्छा, इसके बाद अब ना इनके ना सोल्यूशंस के जो है आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स भी होंगे, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, वैसे तो देखा जाए रियल लाइफ में, रियल प्रैक्टिस में हमारे आइडियल सोल्यूशन जो है वो प्योर आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट नियरली, मतलब हमें एक ऐसे सोल्यूशंस मिलते हैं जो नियरली आइडियल होते हैं, ठीक है। कंप्लीटली 100% तो आइडियल नहीं होते हैं, लेकिन वो नियरली आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। तो उसके एग्जांपल्स देखेंगे अब हम। इसके एग्जांपल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे क्या है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। जब आप इनका मिक्सचर बनाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको कैसा सोल्यूशन मिलता है, आइडियल, ठीक है। और क्या है, बेंजीन और टोल्यूइन। इसके बाद क्या है, सॉरी, ये हाँ, ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, ठीक है। इसके अलावा एनहेक्सेन और एनहेप्टेन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। सिमिलरली जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। इथेनॉल और एसीटोन, बेंजीन और एसीटोन, इसके अलावा बेंजीन क्लोरोफॉर्म और डाइइथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म। एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, याद होने चाहिए आपको। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ अब, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही रहेगा, ठीक है। जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, दे डोंट फॉर्म एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स, ठीक है। जबकि जो
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला है कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं, और जबकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एजियोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मतलब अभी मैं डिस्कस करूंगी कि एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं डिटेल में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के भी टाइप होते हैं, ठीक है। तो पहले हम उसके बारे में बताएंगे, मतलब टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके बाद में फिर मैं एजियोट्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करूंगी, ठीक है। बस आप अभी के लिए इतना याद कर लीजिए कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, और जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एजियोट्रॉप्स बनाते नहीं, ठीक है। क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है हमारा ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, और ऐसे फिर दूसरी तरफ कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो कि हमें नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारा राउल्स लॉ के अगर अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ऐसा होगा, जैसे दो कंपोनेंट को आपने मिक्स करा है, यहाँ पे एक्स ए कॉम्पोनेंट 1 है और सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या है 0। तो जब एक्स ए 1 है तो हमारा उसका मान लो प्रेशर होगा पी नॉट ए, ठीक है। सिमिलरली एक्स ए हम मान के चलते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी के मोल फ्रैक्शन है यानी कि 1। तो उसका पॉइंट मान लो ये है प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसे खींच देते तो ये ऐसे ऐसे ही ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ठीक। और अगर पी टोटल निकालना है तो ऐसे, ये है पीटी, ठीक है। ये जो ग्राफ होगा हमारा, ये पी ए का है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अलग पेन से, ए, ठीक है। और ये जो ग्राफ है वो किसका है, पी बी का, और ये जो लाइन बनी है वो पी टी की, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो मैंने आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बना दिया है, ठीक है, जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब हमने ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉन आइडियल है, ठीक है। नॉन आइडियल में हम पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना, यानी कि सॉल्यूशन को ये वाली लाइन फॉलो करनी थी, लेकिन कुछ केसेस में क्या पाया गया कि ऐसे ये, ठीक है। ये जो लाइन देख रहे हैं मतलब कि स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन वो कैसे आ रही है, ऐसे थोड़ा सा कर्व्ड शेप में आ रही है। सिमिलरली जो पीबी की लाइन ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए थी, वो कैसे आ रही है, ऐसे करके आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा डेविएट हो गया है, आना ऐसे चाहिए था ग्राफ, लेकिन ऐसे चला गया। तो तभी तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना ये। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो उसे ही तो हम नॉन आइडियल बोलते हैं, और मतलब उनका ग्राफ भी नॉर्मल ऐसा नहीं बनेगा जैसे ये मैंने प्योर आइडियल वाला बनाया है, ठीक है। इनके ग्राफ में क्या होता है, हल्का सा कर्व शेप आ जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो कर्व शेप देख रहे हैं ये डेविएशन है, अपने रास्ते से भटक गए, होना चाहिए था ऐसे लेकिन चले गए ऐसे, ठीक है। तो डेविएशन हो गया, और क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है ज्यादा, ठीक है, तो ये जब ऊपर की तरफ बनेगा ये ग्राफ, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। सिमिलरली जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो अगर नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे तो वो कैसे दिखाएंगे, मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ आपको। यानी कि ये जो लाइन है वो पी ए के लिए है, ये जो लाइन है पी बी के लिए है, और ये टोटल प्रेशर है। लेकिन नेगेटिव डेविएशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा, ये मतलब जो कर्व है वो किस तरफ मतलब शिफ्ट हुआ है, नीचे की तरफ, ऐसे, ठीक है। ऐसे नेगेटिव चला गया, नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव डेविएशन वाले ग्राफ, ठीक। तो दैट मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वो अभी मतलब उनका ग्राफ ऐसे बनेगा, और ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं उनका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस आएगा वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर ग्राफ को देखने के बाद आपको मतलब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में पी ए, जैसे पी कोई भी कंपोनेंट है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, और जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो थ्योरेटिकल वैल्यू आनी चाहिए उससे वो ज्यादा आती है, ये दोनों ही कंपोनेंट के लिए वैलिड है,
ठीक है, मतलब ये कि दोनों ही कंपोनेंट के साथ ऐसा होता है कि जो एक्चुअल में जो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर है दोनों ही कंपोनेंट का वो ज्यादा आता है एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू जो हमारी राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल वैल्यू आती है उसके कंपैरिजन में, ठीक है, दोनों ही कंपोनेंट में। लेकिन इस केस में नेगेटिव वाले में क्या होगा, इस वैल्यू मतलब इसमें कम आती है, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आनी चाहिए उससे कम आएगी दोनों ही कंपोनेंट के लिए, ठीक है। और सिमिलरली जो पीटी है वो कम आएगा नेगेटिव डेविएशन के लिए, और जबकि पॉजिटिव डेविएशन के लिए ज्यादा आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये चीज तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए नॉन आइडियल के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये मैंने कंडीशन बता दिया। अब इसका जो रीजन है वो मैं बताती हूँ। एक्चुअली इंटरेक्शन जो हमने सोल्यूट सॉल्वेंट को मिलाया, यानी कि दो कंपोनेंट को मिलाया, उनके बीच में जो नई इंटरेक्शन बनी वो किस टाइप की है उसी के अकॉर्डिंग ये डेविएशन आते हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या है मेन रीजन। जैसे हमने ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट को मिक्स करा, ठीक है। अब उनके बीच में इंटरेक्शन होगी, ठीक है। उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस है आर लोअर देन ए और बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मतलब ये कि एक तरफ ये ए है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, और इनके और इन मतलब ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन हुई दैट इज डिफरेंट, ठीक है। ये इंटरेक्शन इस इंटरेक्शन से और इस इंटरेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। और डिफरेंट भी कैसी, सेम नहीं है, कैसी है, लोअर है। मतलब इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, लोअर है। तो लोअर आप सोच के देखो कि इनके बीच में अगर इंटरेक्शन लोअर है तो ये जल्दी से अलग हो जाएंगे, जल्दी से वेपर फेज में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स ये कि ये बहुत ज्यादा, देखो तभी तो इनका जो वेपर प्रेशर है वो हाई वैल्यू चला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन कम है। जब इंटरेक्शन कम है तो आपको इतना ज्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब ये ऑलरेडी जा चुके होंगे, क्योंकि इनके बीच में बेसिकली जो वेपर फेज में जो कन्वर्जन है, यानी कि जो इवेपोरेशन होता है, ठीक है, या जो वेपर प्रेशर की मैं बात कहूं तो वो बेसिकली डिपेंड करता है इंटरेक्शन पे। जो भी हमारा लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसी है। तो इस सॉल्यूशन में इंटरेक्शन वीक है, तो इंटरेक्शन वीक होने की वजह से ये जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बढ़ के आएगा। तो ये मेन रीजन होता है। अच्छा, और इस केस में क्या होता है, इस केस में जो इंटरेक्शन होती है वो कैसी होती है, ए बी इंटरेक्शन फोर्सेज आर मोर देन ए और बी मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। मतलब ये कि इनके बीच में ना अब मतलब बहुत ज्यादा प्यार हो गया। मतलब ये कि अब ना एक दूसरे को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो अब इनके बीच में इंट्रैक्शन हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि जो ये पर्टिकुलर ए और बी के बीच में तो उससे भी ज्यादा हो गई। इन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई है, ठीक है। तो अब जब इनके बीच में इंटरेक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अब क्या होगा, ये वेपर्स में जल्दी जाएंगे नहीं, पड़े रहेंगे ये, ठीक है। तो वेपर्स में जल्दी नहीं जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम आएगा। तो इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा जो है ग्राफ में आपको नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। तो बेसिकली लिक्विड के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि हमें पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ मिलेगा या नेगेटिव, ठीक है। आप सोच के देखिए कि जिसके बीच में देखो ये बॉन्डिंग ना बिल्कुल वीक है तो जल्दी से वेपर्स बन जाएंगे, यानी कि वेपर प्रेशर ज्यादा और मतलब पॉजिटिव डेविएशन, और इनके बीच में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ए और बी के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो अब ये वेपर्स में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर कम आएगा, तो यानी कि नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे ये, ठीक है। तो ये मेन रीजन है। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं और भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन है, डेल्टा एच की वैल्यू ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आएगी, ठीक है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है। और डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि वॉल्यूम जो है एक्सपेक्टेड जो थ्योरेटिकल आना चाहिए था उससे ज्यादा आएगी, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन वाले में क्या होगा, प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच जो है नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब कि प्रोसेस कैसे होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। और डेल्टा वी भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि जो थ्योरेटिकल हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए मतलब वॉल्यूम की टोटल, ठीक है, वो ना आकर उससे कम आएगी, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस हो गए, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बीच में। अब इनके बीच का ना एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल कौन कौन से हैं। एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन, इथेनॉल। इसके अलावा इथेनॉल वाटर भी आता है, क्लियर। और जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं एग्जांपल्स,
ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, नाइट्रिक एसिड वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर और एसीटोन एंड एनिलीन। ये एग्जांपल्स आपको याद करने चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमें मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के भी दो टाइप्स मिल जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर टॉपिक क्लोज होता है। अब इसके बाद ना हम आ जाते हैं एजियोट्रॉप्स पे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, जैसे अगर हमने अभी तक तो हमने सॉल्यूशन बना रहे हैं, हम आइडियल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं, हमें कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी सी मतलब जैसे होता है ना कि राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ मतलब डेल्टा एच डेल्टा वी की प्रॉपर्टीज अलग आ रही हैं, मतलब ये सारी चीजें अब हमने पढ़ ली हैं। अब बात आती है कि अगर हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हैं, तो हम क्या उन्हें पूरी तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कि हमने सॉल्यूशन बना लिया। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या मतलब बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दो ही कंपोनेंट रहने वाले हैं। तो क्या दोनों कंपोनेंट को अगर हम अलग करना चाहें तो क्या वो पूरी तरीके से अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर है हमारा ये एजियोट्रॉप्स, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि ना हमारे पास जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने क्या करा है, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करा है, ए और बी। अब ए का मान के चलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, यानी कि ए कंपोनेंट है हमारा मतलब अल्कोहल और बी कंपोनेंट है हमारा वाटर। आपने इन दोनों को मिक्स करा, ठीक है। अब मतलब मिक्स करा मतलब क्या, आपको एक सॉल्यूशन मिला जिसमें अल्कोहल और वाटर है। अब आप इसे क्या करना चाहते हो, सेपरेट आउट करना चाहते हो। अब ध्यान से देखेंगे क्या होता है, देखो आप जैसे जैसे इस मिक्सचर को हीट करेंगे वेपर्स बनेंगे, ठीक है, वेपर्स। अब ये जो वेपर्स हैं, क्वेश्चन ये आता है कि अल्कोहल ज्यादा होगा या वाटर ज्यादा होगा या दोनों इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है इनके बॉइलिंग पॉइंट पे। मतलब ये कि अब देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री है, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसका मतलब ये वोलेटाइल ज्यादा है। वोलेटाइल ज्यादा है इसका मतलब इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे। अच्छा, इसके बाद हम वाटर के बारे में बात करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई है इसके कंपैरिजन में, तो इसके जो वेपर्स हैं वो बनेंगे तो ठीक है, लेकिन वो कैसे बनेंगे, थोड़े से कम अमाउंट में बनेंगे। मतलब ये कि सेम टेम्परेचर पे ही आप अगर यहाँ पे कॉम्पोजिशन देखने लग गए तो यहाँ पर अल्कोहल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ वेपर्स में कह रही हूं मैं। और वाटर कैसा होगा, वाटर के वेपर्स क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें, लिक्विड में अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है, तो अल्कोहल यहाँ पर क्या रह जाएगा, हमारा कम रह जाएगा, और वाटर कैसा रहेगा, यहाँ पर ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज ज्यादा करता है। पहले आपने क्या करा, आपको एक सॉल्यूशन मिला है, ए और बी कंपोनेंट उसमें मिक्स हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है। अब आप इन्हें धीरे धीरे जब हीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे मतलब ये दोनों कंपोनेंट जो है वो वेपर्स बना रहे हैं अपने, ठीक है। वेपर फेज में क्या होगा, हमारा वो कंपोनेंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मतलब अदर कंपोनेंट। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा वोलाटाइल है और कौन सा कम। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा वोलाटाइल है, तो ये ज्यादा वोलाटाइल है, तो दैट मीन्स इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे ना। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हमारा वो कंपोनेंट ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, जबकि नीचे वो कंपोनेंट कम बचेगा। और बी कंपोनेंट, क्योंकि वो उसके वेपर्स कम बन रहे हैं, तो वो वेपर फेज में वो कम होगा और लिक्विड फेज में वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कि वेपर फेज में अलग कॉम्पोजिशन चल रही है और लिक्विड फेज में अलग। अब क्या होगा, इसी वेपर्स को आप इकट्ठा कर लेंगे, मतलब कंडेंस कर लेंगे, कंडेंस करके आपको क्या मिलेगा। एक्चुअली ये मतलब सिंगल मेथड से आप वो नहीं करेंगे, सेपरेट आउट नहीं करेंगे वेपर्स को। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक टेक्निक होती है जिससे आप इसको मतलब सेपरेट आउट करेंगे। तो मतलब यहाँ पर आपने क्या करा है, इन वेपर्स को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और एक ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, ऐसे करके होती है, ठीक है। और मतलब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, आपने इसे इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आपको मतलब मल्टीपल टाइम्स डिस्टिलेशन प्रोसेस हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको वो कंपोनेंट यहाँ पर मिल जाएगा जो मोर वोलाटाइल है, ठीक है। तो
अब ये जैसे मोर वोलेटाइल क्या है, अल्कोहल, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्कोहल जो है यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अल्कोहल, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या रह जाएगा फिर, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई है तो इसके वापस बनेंगे लेकिन कंडेंस जल्दी हो जाएंगे, और मतलब क्या हो जाएगा कि वाटर जो है हमारा यहाँ लिक्विड फेज में हमारा ज्यादा, मतलब इस जगह पर हमारा वाटर जो है ज्यादा बचेगा और यहाँ पर अल्कोहल सेपरेट आउट, वाटर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से सेपरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अल्कोहल वेपर फेज में अल्कोहल की कंसंट्रेशन, मतलब अल्कोहल ज्यादा मिलेगा, वाटर कम मिलेगा, तो इसका ना हर पॉइंट में ना कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती है। लिक्विड की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई ना, जैसे सपोज करो पहले मान के स्टार्टिंग पे, बिल्कुल आपने स्टार्टिंग पे एक कॉम्पोनेंट यानी कि अल्कोहल है, इसको आपने लिया 0.7 और जो हमारा वाटर है उसके मोल फ्रैक्शन थे 3, ठीक है, आपको ये सॉल्यूशन मिला था। अब आपने धीरे धीरे जैसे ही हीट करा, ठीक है, तो अब क्या होगा, लिक्विड फेज के बारे में बात कर रही हूँ। लिक्विड फेज में इसकी कंसंट्रेशन हो गई मान लो इतनी, ठीक है, और ये तो लिक्विड फेज में आपको क्या मिलेगा, क्या नाम है, क्योंकि वेपोराइज हो गया ना, वेपोराइज हो गया अल्कोहल ज्यादा ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, और आपका क्या नाम है वाटर कम वेपोराइज हुआ, तो नीचे लिक्विड में वाटर ज्यादा बचेगा, ठीक है, और अल्कोहल कम, और जबकि वेपर फेज में क्या हो जाएगा आपका, अल्कोहल ज्यादा और वाटर कम, ठीक है। ये चीज क्लियर हो रही है आपकी, मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, वेपर फेज में यहाँ पे वाई से डिनोट कर देती हूँ मैं, वाई ए मोल फ्रैक्शन वाटर के, यहाँ पर हम मान के चलते हैं 6 और ये 4, ठीक है, ऐसे मान के चल लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन, अब देखो पहले कॉम्पोजिशन ये थी जब आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में ली थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट की कॉम्पोजिशन है, लेकिन जैसे ही आपने इसे हीट करना शुरू करा, इसके वापस बनने, तो वापस बनने के बाद अब ये आपकी लिक्विड में कॉम्पोजिशन रह गई और ऊपर ये आपकी वेपर में कॉम्पोजिशन हो गई, ठीक है। अब आप इसको कंडेंस करेंगे, मतलब यहाँ पे लेकर कंडेंस करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे, मतलब बहुत मल्टीपल टाइम्स में डिस्टिलेशन होता है, एक बार में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे 0.4 है ये, फिर दोबारा से कंडेंस होगा, फिर दोबारा कॉम्पोजिशन चेंज होगी, फिर दोबारा से मतलब हीटिंग, मतलब ऐसे पूरा प्रोसेस ना बार बार चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फिर एट द एंड आपको लास्ट में प्योर अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर प्योर वाटर मिलेगा, ठीक है। ये सेपरेशन हो गया है, आपको लग रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि हम कभी भी क्या, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम प्योर फॉर्म में, बिल्कुल आप ये सोच रहे हो कि ये अल्कोहल जो है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कितना लिया था 0.7, तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो ये 70 और ये 30%, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे कि मान लो स्टार्टिंग में आपने अल्कोहल 70 और मतलब वाटर जो है 30% लिया था, तो आप क्या सोच रहे होंगे कि अगर हम डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारा जो अल्कोहल है, यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है, वो पूरा का पूरा 70% जो है हमें मिल जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है, और वाटर हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर 30%, आप यही एक्सपेक्ट करेंगे एट दी एंड, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे आके क्या होता है कि वहां पर सेपरेशन होना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल नहीं मतलब वो सेपरेशन होता ही नहीं है, ठीक है। एक ऐसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन जब आप हीट कर रहे हैं, ठीक है, आराम से वेपोराइज भी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसी कॉम्पोजिशन आ जाती है जहां पर ए और बी कंपोनेंट की, जहां पर मतलब वहां पर आप ना उन दोनों लिक्विड्स को अलग कर ही नहीं पाओगे, जितनी मर्जी आप उन्हें हीट कर लो, जितना मर्जी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आप उन्हें अलग नहीं कर पाओगे। तो जिस कॉम्पोजिशन पे आप सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर पाते, उन्हें हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, ठीक है। आई रिपीट, एजियोट्रॉप्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते एट अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब वो सेपरेट आउट क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर लिक्विड फेज में, जैसे मैंने ये लिक्विड फेज में यहाँ पर लिख देती हूँ, लिक्विड फेज, ठीक है, और ये वेपर फेज। जब आपने हीट करा था तो लिक्विड फेज में अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन इतने हैं और वेपर फेज में इतने हैं,
और वाटर के इतने हैं और वेपर फेज में इतने हैं, तो अलग अलग आ रही है ना कॉम्पोजिशन, ठीक। मतलब मोल फ्रैक्शन अल्कोहल के लिक्विड फेज में 0.4 है और वेपर फेज में 0.6 है, ठीक है। सिमिलरली वाटर के लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन 0.6 है जबकि वेपर फेज में 0.4 है, तो कॉम्पोजिशन अलग आ रही है ना, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक के टाइम पे मतलब जब वो कॉम्पोजिशन आ जाती है, ठीक है, जहां पर हम उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते, वो एक्चुअल में पता है क्या होता है कि ये वैल्यू यानी कि जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड में है वो बराबर हो जाते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, यानी कि जो हमारी लिक्विड की कॉम्पोजिशन होती है, जो हमारी लिक्विड की कॉम्पोजिशन होती है वही हमारी वेपर फेज में कॉम्पोजिशन हो जाती है। तो उस कॉम्पोजिशन पे हमारा जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, और वही हमारी क्या होती है एजियोट्रॉपिक कंडीशन, ठीक है। मतलब एजियोट्रॉप्स हमें वहीं पर मिलते हैं। तो रीजन समझ में आया? रीजन क्या है कि अगर आपने मतलब सॉल्यूशन को हीट करा है और अगर मोल फ्रैक्शन या जैसे कहेंगे कि कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज इक्वल आ जाती है कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज के, तो वहां पर हमारे एजियोट्रॉप्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारा प्रोसेस समझ में आया? अब मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देती हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर्स होते हैं, ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, और ये एक्चुअल में डिफाइन भी लिख सकते हो आप, नहीं तो ये पॉइंट्स में लिख दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे क्या होता है कि कॉम्पोजिशन सेम हो सकती है, लिक्विड मतलब हो जाती है, हो सकती नहीं हो जाती है, लिक्विड एंड वेपर फेज में कॉम्पोजिशन कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। और बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि फिक्स टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं ये। जब भी आप ना दो कंपोनेंट या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो सॉल्यूशन एक फिक्स टेम्परेचर पे कभी बॉईल नहीं होगा। आपको एक मतलब रेंज मिलती है, ठीक है, पर्टिकुलर। एक्चुअली इसका ना ये बहुत ज्यादा डेप्थ में है, ये मतलब इसे यहाँ पर डिस्कस करना सही नहीं है, मतलब उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। एक्चुअल में क्या होता है कि एक ना मतलब जब हम सोल्यूशन को बॉईल करते हैं तो एक मतलब टेम्परेचर की पूरी रेंज मिलती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 121 से लेकर 124, मतलब इतने ऐसे, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्टली यही होती है, बट एक रेंज मिलती है। मतलब 121 से लेकर मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर 122 हो सकता है, फिर 122.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर 123 भी हो सकता है, ठीक है। बार बार उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज होता रहता है, मतलब एक पूरी रेंज मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप प्योर लिक्विड को, मतलब एक सिंगल प्योर सॉल्वेंट को आप ना बॉईल कर रहे हो, तो आप देखना वो प्योर सॉल्वेंट जो है ना वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉईल होता है, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर का मैं अगर एग्जांपल लूं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये फिक्स टेम्परेचर है ना, यहाँ पे कोई रेंज देखने को नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ पर आपको रेंज देखने, ये सोल्यूशन के केस में है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के केस में आपको रेंज मिलेगी बॉइलिंग पॉइंट्स की, जबकि जो प्योर सॉल्वेंट आप कोई सा भी ले, तो ये मैंने एग्जांपल लिया है वाटर का, ठीक है, जो कि सभी को पता होता है। तो ये जो मैंने प्योर वाटर लिया है, प्योर सॉल्वेंट लिया है, उसका एक फिक्स टेम्परेचर होगा। इसका मैं रीजन बता देती हूँ। फिलहाल ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि प्योर सॉल्वेंट का हमेशा वो क्या नाम है फिक्स होगा, और जबकि सॉल्यूशन का एक रेंज आएगी। लेकिन एजियोट्रॉप्स भी तो सॉल्यूशन है, मतलब वो भी तो मिक्सचर है, तो यहाँ पर रेंज नहीं होगी। एजियोट्रॉपिक वो कॉम्पोजिशन है जहां पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यही चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो एजियोट्रॉप्स जिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे आएंगे तो वहां पर एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। इसका जो रीजन है वो मैं ये बता रही हूँ कि जैसे वाटर, देखो आपने वाटर लिया, प्योर वाटर लिया, ठीक है, और इसमें इसके वापस मैंने, तो वेपर फेज में जो कॉम्पोजिशन है वही कॉम्पोजिशन आपकी लिक्विड फेज में रहेगी, यानी कि YA और XA, ठीक है, ये सेम रहेंगे,
जो कॉम्पोजिशन, मतलब अब इसमें कुछ मिक्स नहीं है ना, तो कॉम्पोजिशन जो इसमें, जो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, कॉम्पोजिशन का मतलब है कि कंपोनेंट जो है, अलग अलग जो कंपोनेंट है वो कितने अमाउंट में, मतलब कितने फ्रैक्शन में इन्वॉल्व, मतलब प्रेजेंट है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या नाम है, आप देखेंगे कि जो इसकी कॉम्पोजिशन है मतलब ये मोल फ्रैक्शन 1 ही तो आएगा, क्योंकि एक ही तो कंपोनेंट है, तो मोल फ्रैक्शन 1 ही तो आएगा। तो इसकी कॉम्पोजिशन और वेपर फेज की जो कॉम्पोजिशन वो भी कितनी रहेगी, 1 ही तो रहेगी, क्योंकि वेपर फेज में भी तो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी के वेपर्स हैं, तो यानी कि वहां पर भी मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, 1। तो क्योंकि आप देखेंगे कि जो कॉम्पोजिशन इन लिक्विड फेज है और जो कॉम्पोजिशन इन वाटर, सॉरी वेपर फेज है, वहां पर क्या है, सेम सेम है। तो सेम सेम होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा रहेगा, एक फिक्स रहेगा। जबकि जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि उसमें दोनों कंपोनेंट मिक्स हैं, तो दोनों कंपोनेंट में क्या नाम है, कॉम्पोजिशन जो है वो बार बार चेंज होगी, लिक्विड फेज में मतलब अलग होगी, वेपर में अलग होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, आपको रेंज मिलेगी। लेकिन फिर भी एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है जहां पर मैंने अभी बताया कि जहां पर लिक्विड फेज और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन कैसी हो जाएगी, आपकी सेम हो जाएगी। तो जहां पर वो सेम हुई, जिस पॉइंट पे आके कॉम्पोजिशन सेम हुई, वहीं पर आकर आपका जो मतलब सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, आपको रेंज नहीं मिलेगी, ठीक है। एक फिक्स टेम्परेचर हो जाएगा, यही मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और अब देखो, अब क्योंकि ना वैसे सॉल्यूशन जो है उसकी रेंज मिल रही है, ठीक है, उसके बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। लेकिन जो प्योर सॉल्वेंट होता है, जो प्योर जिसे कहते हैं लिक्विड होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, कांस्टेंट। तो इसलिए जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, जब उनका भी बॉइलिंग पॉइंट कैसा आ गया है, कांस्टेंट आ गया है, तो इसीलिए उस कंडीशन पे वो कैसे बिहेव करने लग जाते हैं, बिहेव लाइक अ प्योर लिक्विड। यानी कि प्योर लिक्विड मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें दो कंपोनेंट मिक्स नहीं है, इसमें एक कंपोनेंट मिक्स है, मतलब एक कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वही चीज है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्पोजिशन सेम हो गई, ठीक है। जितना आपको लिक्विड फेज में अल्कोहल वाटर मिल रहा था, एग्जांपल के तौर पे अल्कोहल वाटर मिल रहा है, उतना ही वेपर फेज में है। तो वो दोनों जो है अब क्या नाम है, अल्कोहल और वाटर में से अब आप प्योर अल्कोहल या प्योर वाटर सेपरेट नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, ठीक है, मतलब कॉम्पोजिशन पे। ये प्रॉपर्टीज है एजियोट्रॉप्स की। अब एजियोट्रॉप्स भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। क्या बताया मैंने, यहाँ पर क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। दो टाइप्स के आपको एजियोट्रॉप्स मिलेंगे, एक है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझ लेते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखो, अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ बनाऊं तो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आएगा, वो मैं दिखा नहीं रही, ठीक है, क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर इसे मैं ड्रॉ करती हूँ, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन मिलेगी। कैसे, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट यहाँ पर 1 है, ठीक है, जबकि बी के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन क्या है, 0। तो जब जैसे जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो एक्स ए के मोल फ्रैक्शन कुछ कम हो चुके होंगे, जबकि एक्स बी के मोल फ्रैक्शन कुछ ज्यादा हो चुके होंगे। मान के चलते हैं एक्स ए के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0.7 है और एक्स बी के मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0.3 है, मान के चलते हैं, ठीक है। इस कॉम्पोजिशन को आप ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इस कॉम्पोजिशन पे अगर आप देखें वेपर प्रेशर, तो आपको नहीं लगता ये वेपर प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सब जगह जो टोटल वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू जो भी आ रही है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल मैक्सिमम वेपर प्रेशर, यानी कि पीटी जो है वो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू यहाँ पर शो करेगा इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, ठीक है। अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ प्लॉट करती हूँ, मैं इस वाले कॉम्पोजिशन को देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम क्यों है, क्योंकि इस कॉम्पोजिशन पे हमारे मैक्सिमम मतलब जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू पे है, ठीक है। तो वहां पर जब वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब हमें उसे ज्यादा हीट करने की जरूरत ही नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, ठीक है, उस मिक्सचर का, ठीक। तो इस कॉम्पोजिशन पे हमें मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ाने की, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है उस मिक्सचर का इतना ज्यादा हाई नहीं रहेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर हमें कैसा मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है।
तो जब मतलब इनवर्सली रिलेशन होता है ना, इनवर्स रिलेशन होता है। वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर कम रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा उतना ही ज्यादा होगा। जैसे देखो, जो प्योर वेपर प्रेशर है वो कम है ए कंपोनेंट का, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। जबकि जो बी कंपोनेंट उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, दिख रहे हो ना। हाँ, तो अब क्या नाम है, आपने देखा जब इन दोनों को मिक्स करा था तो मैक्सिमम एक पॉइंट हमें, एक कॉम्पोजिशन पे हमें ऐसा मिल रहा था जहां पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है। तो हमने जब ये ग्राफ देखा टीएक्स का, मतलब टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच का, तो उसी कॉम्पोजिशन में हमें दिख रहा था कि हमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है। और क्योंकि यहां पर आकर इस कॉम्पोजिशन पे आके, अब देखो इसका ग्राफ पर्टिकुलरली ऐसे होता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे ये है वेपर फेज, ठीक है, ये है लिक्विड फेज। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस बॉइलिंग पॉइंट पे आपका जो लिक्विड फेज की जो कॉम्पोजिशन है वही कॉम्पोजिशन आपकी कैसी हो जाएगी, वेपर फेज में हो जाएगी। जबकि अगर आप यहाँ पर किसी और पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं इस पॉइंट को ले रही हूँ, इस पॉइंट को ले रही हूँ, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट पे अगर आपने इस कॉम्पोजिशन पे आपने मान लो यहाँ पर कॉम्पोजिशन मान के चलते हैं कि एक्स ए की वैल्यू जो है 0.9 है और एक्स बी की वैल्यू की 0.1 है। इस कॉम्पोजिशन में यहाँ पर लिख देती हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और एक्स बी की कॉम्पोजिशन कितनी है, 1, ठीक है, 0.1 मतलब। तो इस कॉम्पोजिशन पे आपने मिक्सचर को क्या करा है, हीट करा है। तो जब आप इस टेम्परेचर पे पहुंचेंगे ना, इस टेम्परेचर पे ध्यान से देखिए, इस वाले टेम्परेचर पे पहुंचेंगे तो इस टेम्परेचर पे आपको नहीं लगता, देखो इसी के रिगार्डिंग आप ना आपको दूसरी लाइन भी मिल जाएगी, यानी कि आपको ये वेपर फेज की लाइन है, ये लिक्विड फेज की लाइन है। तो वेपर फेज में आपको कॉम्पोजिशन अलग मिलेगी ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हटा देती हूँ इस कॉम्पोजिशन को, ठीक है, समझ रहे हो। एक सेम टेम्परेचर पे आपको अलग अलग कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी, ठीक है। सॉल्यूशन जब आपने मतलब सॉल्यूशन को आपने हीट करा है, लेकिन इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पे आपको एक ही कॉम्पोजिशन मिल रही है, एक ही मतलब कि जो लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन है वही आपकी वेपर फेज में कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एजियोट्रॉप मिल जाएगा। और यहाँ पर ये कॉम्पोजिशन को जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में मतलब यूज करेंगे तो इस कॉम्पोजिशन में, ठीक है, अब सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये कॉम्पोजिशन, इसी कॉम्पोजिशन पे हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया, फिक्स हो गया ना। देखो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आपको रेंज मिलेगी, ठीक है। मैं अभी से बाद में बताऊंगी कि रेंज क्यों मिलती है, कैसे मिलती है। लेकिन ये जो चीज है मतलब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक कॉन्स्टेंट आपको यानी कि फिक्स टेम्परेचर मिल गया है जहां पर आपकी लिक्विड फेज की और जो वेपर फेज की कॉम्पोजिशन है वो सेम मिलेगी। और यहाँ पर आपका एजियोट्रॉप फॉर्म हो जाएगा। और इसके अलावा यही वो कंडीशन है, यही वो कॉम्पोजिशन है जहां पर आपका जो सॉल्यूशन है अब वो मिक्सचर की तरह बिहेव नहीं करेगा। वो कैसा बिहेव कर रहा है कि ये प्योर है, प्योर कंपोनेंट की तरह, कि मतलब इसमें और कुछ चीज मिक्स ही नहीं है, ऐसा बिहेव करने लग जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ दिखाने वाले सॉल्यूशन है उनका हमें बॉइलिंग पॉइंट कैसा मिलता है, मिनिमम, ठीक है। समझ में आ गया है, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गई है। चलिए अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को समझते हैं। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को समझ लेते हैं। अब ये नेगेटिव, जो देखो नेगेटिव डेविएशन वाले जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। मतलब ये तो अगर आप देखें कि एक पर्टिकुलर इस कॉम्पोजिशन पे आके कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इस कॉम्पोजिशन पे आके आप देखिए जो आपका वेपर प्रेशर है वो कैसा हो रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। वेपर प्रेशर की वैल्यू इस कॉम्पोजिशन पे आके आपका जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो कैसी हो रही है, मिनिमम। अगर मैं इसी के रिगार्डिंग मैं बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करती हूँ, क्योंकि देखो ध्यान से समझेंगे, ये ए कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है। वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा,
ठीक है। अच्छा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका मतलब जितना कम वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट आपका उतना ज्यादा मतलब बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर यहाँ पर देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पर आकर मिनिमम हो रहा है, फिर थोड़ा सा चढ़ रहा है, चढ़ रहा है। तो उसका अगर हम टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट, तो क्या होगा, जहां पे वेपर प्रेशर कम हो रहा है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। एक वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मिनिमम आई है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वेपर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम आ रही है, तो दैट मीन्स आपको इस कॉम्पोजिशन पे एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। जहां पे वेपर प्रेशर सबसे कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा कॉम्पोजिशन पे। इसको मैं ऐसे प्लॉट कर दूं, ठीक है। इस कॉम्पोजिशन पे क्योंकि हमारा टेम्परेचर कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है, तो अब हमें कैसे मिलेंगे एज़ोट्रॉप्स मैक्सिमम। देखो इसी कॉम्पोजिशन पे, अगेन इसी कॉम्पोजिशन पे आपका देखो ये वेपर फेज है और ये लिक्विड फेज है। इस पॉइंट पे आपको क्या नाम है, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और यही वो कंडीशन है जहां पर लिक्विड फेज और वेपर फेज की जो कॉम्पोजिशन है वो सेम हो रही है। यहीं पर आके अब मिक्सचर को आप सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, और ये इसी पॉइंट पे आके अब जो मिक्सचर है वो आपको लगेगा ही नहीं ये मिक्सचर है, वो आपको ऐसा लगेगा कि प्योर एक सिंगल कॉम्पोनेंट ही है ये, ठीक है। तो यहीं पर आके आपका एज़ोट्रॉप फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो इसे क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कैसा आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, तो इसीलिए जो है आपका मैक्सिमम यहाँ पर जो एज़ोट्रॉप्स बनेंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स बनेंगे। ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स क्या होते हैं वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब मैं अच्छे से और इनके पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, ठीक है, कि क्या क्या मेजर डिफरेंस है, ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। ये तो ग्राफिकली मैंने आपको बताया है, अब मैं पॉइंट्स में बता देती हूँ क्या क्या लिखना है, ठीक है। फिर हम इनके एग्जांपल्स पढ़ लेंगे। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। देखो इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, मतलब वो वाला केस सॉल्यूशन का जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउल्ट्स लॉ से। तो मैंने ग्राफ में दिखाया था कि एक इंटरमीडिएट, एक ऐसी कोई भी वो कंपोजिशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। वन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन, एक ऐसी कॉम्पोजिशन मिलेगी जहां पर टोटल वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव डेविएशन वाले ग्राफ में होता है। वेपर प्रेशर कैसा मिल रहा था आपको, हाई मिल रहा था, और जबकि बॉइलिंग पॉइंट कैसा मिलेगा आपको, वहां पे लोएस्ट मिलेगा। तो वही हमारे क्या होंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, ठीक है। जबकि मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स में क्या होता है, इन केस ऑफ सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ऐसे सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, ठीक है, राउल्ट्स लॉ से। तो एट वन ऑफ द इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन, एक ऐसी आपको कॉम्पोजिशन मिलेगी जहां पे टोटल वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा आपका, लोवेस्ट आ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। यानी कि ऐसे मिक्सचर जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं वही मिक्सचर आपको कैसे देंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स देंगे। तो जो आपने पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ दिखाने वाले सॉल्यूशन जो आपने एग्जांपल्स याद करे होंगे वही एग्जांपल्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। सिमिलरली जो आपने नेगेटिव डेविएशन वाले जो सॉल्यूशंस के जो आपने मतलब एग्जांपल्स देखे होंगे वही एग्जांपल्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल्स लिख लेती हूँ एक बार। ये कुछ एग्जांपल्स है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के, जो मैंने पॉजिटिव डेविएशन वाले में टॉपिक में लिखवाए थे। वही है एसीटोन प्लस CS2, एसीटोन, इथेनॉल, इथेनॉल एंड वाटर, एंड एसीटोन एंड बेंजीन। और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स में मैंने जो नेगेटिव डेविएशन में जो मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाए थे वही वाले हैं, नाइट्रिक एसिड वाटर, एचिल वाटर, और बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड एनिलीन। एक्चुअल में क्या, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है ना, कॉम्पोजिशन वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है जो इसकी कॉम्पोजिशन होगी उसी कॉम्पोजिशन, मतलब सभी के सभी एक ही सेम कॉम्पोजिशन पे ही एज़ोट्रॉप बनाएंगे, नहीं। इसकी ये अलग कॉम्पोजिशन पे एज़ोट्रॉप बनाएगा, ये अलग और ये अलग। एग्जाम्पल के तौर पे ये इस कॉम्पोजिशन पे दिखा दिया इन्होंने, ये इस कॉम्पोजिशन पे दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये अलग अलग, मतलब कि इस सॉल्यूशन के लिए मान लो ये कॉम्पोजिशन पे एज़ोट्रॉप मिल रहा है, ये सॉल्यूशन के लिए इस कॉम्पोजिशन पे एज़ोट्रॉप मिल रहा है, मतलब वो ये चीज मैं कह रही हूँ कि सभी के लिए अलग अलग आएगी, ठीक है। तो आज यहाँ पर हमारा एज़ोट्रॉप्स जो टॉपिक है वो खत्म होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बढ़ेंगे, ठीक है।